बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 3 है और रिकर्जन को यहाँ हम फर्दर कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमने पिछले पार्ट 2 में हमने कुछ एग्जांपल इसकी पहले देख ली थी। सो बाइनरी सर्च हमने एक एल्गोरिथम डिस्कस किया था एरे के लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि बाइनरी सर्च सीक्वेंशियल सर्च के मुकाबले में एक एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिथम है, क्योंकि हम अपने एरे को जो है वो हर स्टेप में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो हाफ हम डिस्कार्ड कर लेते हैं जिसमें हमारा डेटा होने का इम्कान नहीं होता। तो इस तरह से एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है सर्चिंग का। तो अब हम उसकी नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन पहले देख लेते हैं। और जैसे हमने ये डिस्कस किया कि नॉन रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन वो होगी जिसमें आप रेपिटेशन के लिए लूप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि हम वाइल लूप को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम में डिस्कस किया था कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए लूप चलने के लिए या इटरेशन करने के लिए। पहली ये कि आपका फर्स्ट का जो इंडेक्स है वो हमेशा लास्ट से या लेस हो या बराबर भी हो जाए, तो इसका मतलब है दोनों एक ही जगह पे हैं। लेकिन फर्स्ट अगर लास्ट से आगे चला जाए दैट मीन कि आपका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो जब तक फर्स्ट लास्ट से लेस देन इक्वल टू है और वो फाउंड भी आपका अभी तक आइटम भी आपको नहीं मिला तो ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो इनिशियली आपका फर्स्ट 0 पे है और आपका लास्ट जो है वो लेंथ -1, यानी टोटल जो लेंथ है -1, यानी अगर 10 का है तो 0 से 9, ठीक है। तो जब तक आपका फर्स्ट लास्ट से लेस या इक्वल है और आपका आइटम फाउंड नहीं हुआ है, आप मिड पॉइंट निकालेंगे और आप चेक करेंगे अगर आपका आइटम एरे की मिडल, वो जो मिडल वैल्यू आई है, मिड पॉइंट से जो मिडल वैल्यू एरे की आई है इन्फो एट दैट इंडेक्स, अगर आपका आइटम उससे लेस है तो आप लास्ट को पीछे ले आएंगे और अगर आपका आइटम मिडल वैल्यू से ग्रेटर है तो आप फर्स्ट को आगे ले आएंगे, ठीक है। यही हमने बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम में पढ़ा था। तो आपका लूप जो है वो अगर सक्सेसफुली चलता रहा तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका आइटम लेस भी ना हुआ ग्रेटर भी ना हुआ तो हो सकता है वो आइटम आपको मिल जाए मिडल वैल्यू पे। तो अगर आपका मिडल वैल्यू पे आइटम आपका मिल जाएगा तो आपका फाउंड जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू, और आपका आइटम उस मिडल वैल्यू पे मौजूद होगा, ठीक हो गई ये बात। तो अगर आपका ये लूप किसी वजह से टर्मिनेट हो जाता है, यानी वो कौन सी होगा कि आपका फर्स्ट लास्ट से आगे चला जाए, आपका आइटम है ही नहीं तो आपका फर्स्ट जो है वो लास्ट से एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब है आपका लूप जो है, जो यहाँ पे आपकी लूप की क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो वो लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और आपका फाउंड जो है वो स्टिल क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो बेस साइज फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और बेस केस ये है कि या आपका फर्स्ट लास्ट से आगे चला जाए तो वो आपका बुलियन जो है फाउंड फॉल्स ही रहेगा, और अगर आपका आइटम मिल गया तो आपका फाउंड जो है वो ट्रू हो जाएगा। दोनों केसेस में आपकी जो लूप की एग्जीक्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बेस केस है, यानी इस पे जो है वो एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाती है और आपको रिजल्ट मिल जाता है। और जनरल केस क्या है, जिस पे वो बार बार अपने आप को कॉल करता है कि आपका आइटम जो है वो मिडल वैल्यू से या लेस है तो आप फर्स्ट हाफ में चले जाते हैं, अगर ग्रेटर है तो आप सेकंड हाफ में चले जाते हैं। जब आपको आइटम मिल जाता है तो आपका फाउंड ट्रू हो जाता है और आपके वाइल लूप खत्म हो जाता है। और अगर आप वाइल लूप का फर्स्ट लास्ट से आगे चला जाए तो आपको आइटम नहीं मिला है और आपका फाउंड जो है वो फॉल्स। तो ये इसका टर्मिनेटिंग क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। अब हम इसकी रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाते हैं। वही जो आपकी आपने फर्स्ट को आगे लेके जाना है या लास्ट को पीछे लेके आना है, यानी फर्स्ट को आपने मिड +1 रखना है या आपने लास्ट को मिड -1 रखना है, वो अब आप अपने इस फंक्शन की रिकर्सिव कॉल में रख लेते हैं। सिंपली वेरी क्लियर कि जब आपका फर्स्ट लास्ट से आगे चला जाएगा तो आपने वहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है कि आपको एलिमेंट नहीं मिला है, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या करना है, मिड वैल्यू निकालते रहना है। अगर आपका आइटम मिड वैल्यू से लेस है तो आपने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करना है जिसमें आप एरे दे रहे हैं, एरे इन्फो है, आप आइटम दे रहे हैं और ये फर्स्ट और लास्ट की जो वैल्यू है। तो अगर आपका आइटम मिडल वैल्यू से लेस है तो फर्स्ट तो आपका वही रहेगा, लेकिन लास्ट आपका मिड पॉइंट -1, ये देखें ये लास्ट में चला जाएगा, ये मिड पॉइंट माइनस, ये लास्ट हो जाएगा। और अगर आप उससे ग्रेटर है तो फिर आपका जो फर्स्ट है वो मिड पॉइंट +1, ये फर्स्ट जो है वो मिड पॉइंट +1 और लास्ट एज अ लास्ट ही रहेगा। तो सिंपली वही चीज़ है, लेकिन अब आप यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हाफ के लिए और ये राइट हाफ, तो 4 वेरिएबल पास कर रहे हैं। बेसिकली ये वेरिएबल तो रिपीट हो रहे हैं, एरे और साथ आइटम, ये आपकी जो है ये चेंज होती है।
अगर आपका लेफ्ट हाफ है तो फर्स्ट सेम रहता है, लास्ट आपका पीछे आ जाता है, और अगर आपका राइट हाफ है तो आपका फर्स्ट आगे आ जाता है और आपका लास्ट वही रहता है। तो ये रिकर्सिव कॉल के ज़रिए ये फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है, और जब फर्स्ट लास्ट से आगे चला जाएगा तो ये इसका टर्मिनेटिंग क्राइटेरिया बेस केस है, जिसपे कि आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा कि मुझे आइटम नहीं मिला। और अगर आपको आइटम मिल जाता है इसी कॉल में, इफ़ आइटम इज इक्वल टू इन्फो, तो वो यहाँ से आपको क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, फिर ये फंक्शन कॉल नहीं चलेगी। समझ आ गई ये बात? तो ये आपका रिकर्सिव प्रोसीजर हो गया। ना हाउ इज रिकर्जन इम्प्लीमेंटेड, अभी मैंने आपको बताया कि आप जब हमने फैक्टोरियल की एग्जांपल की है, फिबियोंकी की, या जब हम टॉवर्स ऑफ हेनॉय भी कर रहे थे, तो आपका स्टैक यूज हो रहा है, ठीक है ना। फंक्शन की कॉल के ऊपर फंक्शन कॉल रखी जा रही है, एक या दो या चार, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया। फैक्टोरियल में तो एक एक ही रखी जाती है, फिबियोंकी में फिर एक के ऊपर दो, दो के ऊपर चार, इस तरीके से टॉवर्स ऑफ हेनॉय में भी यही चीज़ थी, ठीक है। तो क्या होता है जब फंक्शन जो है अपने अपने एक फंक्शन अपने अंदर से दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, या एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन बी है, लेट सपोज आपने मेन से कॉल किया है, इसके अंदर कुछ वेरिएबल है जेड वाई, और ये फंक्शन अपने अंदर से ए फंक्शन को कॉल कर रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है, और वैल्यू कौन सी लेके जा रहा है, एक्स, यही वाली वैल्यू जो इसके पास आई थी, ये एक्स लेके जा रहा है, जो कि यहाँ पे डब्ल्यू है, और उसको प्लस करके ये दोबारा जाहिर है वहाँ पे वापस आएगा जहाँ से ये कॉल हुआ है, और उसके साथ y की वैल्यू को क्या कर रहा है, ऐड, और फिर z रिटर्न कर रहा है, लेट सपोज मेन को रिटर्न कर रहा है। तो स्टैक कैसे बना, सबसे नीचे मेन है, उसके ऊपर ये फंक्शन है, उसके ऊपर ये फंक्शन है, तो तीन फंक्शन कॉल स्टैक में है। ये रिजॉल्व होगी तो पीछे आएगी, और ये रिजॉल्व होगी तो मेन में आएगी, और फिर वो मेन भी रिजॉल्व होकर आपको आंसर देके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये फंक्शन होते हैं। तो इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, an activation record is stored into a stack, runtime stack बनता है। The computer has to stop executing function B and start executing function A. B को वहाँ पे रोक के A फंक्शन में चला जाएगा। Since it needs to come back to function B later, क्योंकि अब A फंक्शन B के ऊपर आ गया है, तो जब A खत्म होगा तो पीछे फंक्शन बी में वापस आएगा। सो सिंस इट्स नीड्स टू कम बैक टू फंक्शन बी लेटर, इट नीड टू स्टोर एवरीथिंग अबाउट फंक्शन बी दैट इज गोइंग टू नीड, यानी वो जो उसके वेरिएबल थे एक्स वाई जेड, वो उसने वहाँ पे स्टोर रखने हैं, ताकि जब वो कंट्रोल वापस आए तो फिर वो उन वेरिएबल को यूज़ करके, जैसे उसमें लिखा हुआ था ना ए एक्स प्लस वाई, मतलब आपने वाई को फिर बीच में ऐड करना होगा, तो ये इसने अपने पास सेव रखने हैं। तो फिर उन वेरिएबल में को यूज़ करके वो क्या करेगा, एक्स फ्रॉम a इज बाउंडेड टू w, वो जो हमने x पास किया था a फंक्शन से, उसका नाम वहाँ पे जाके w रखा है, जो कि बाउंडेड है टू w फ्रॉम b, यानी वो b से गया है ना। एक्चुअली वो जो x है जो a को गया और वहाँ w बना है, वो बेसिकली आपका b से गया है। कंट्रोल इज ट्रांसफर टू फंक्शन a, और कंट्रोल कहाँ चला गया है, फंक्शन a में, और जब फंक्शन a से वापस आएगा तो फिर दोबारा कहाँ पे आएगा, b पे आएगा, जहाँ पे वो वेरिएबल यूज करके फिर दोबारा आपकी कॉल जो है वो मेन में चली जाएगी, और मेन जब कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर function A is executed, the activation record is popped out of the runtime stack, all the old values of the parameters and variables in function B are restored, यानी वो जब function B में वापस आएगा, A function खत्म हो जाएगा, स्टैक से निकल जाएगा, पॉप हो जाएगा, देखो इस पॉप्ड आउट, तो B में वापस आएगा, और वो जो उसके वेरिएबल थे वो रिस्टोर होंगे, एंड द रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन ए रिप्लेसेस ए एक्स, वो जो ए एक्स गया था उसकी जगह जो वैल्यू आई है वो w प्लस w, उससे रिप्लेस करके, असाइन करके, फिर उसमें y ऐड करके, ये देखें उसमें फिर ये वैल्यू जो आई है इसमें y ऐड करके ये z रिटर्न कर देगा वहाँ से जहाँ से ये b कॉल हुआ था, लेट सपोज मेन से कॉल हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर से जो दूसरा फंक्शन होता है वो कॉल होता है, तो इस तरीके से स्टैक में फंक्शन कॉल बनती है। तो ये तो हमने सिंपल एक फंक्शन बी के अंदर से ए कॉल किया। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ रिकर्सिव फंक्शन इज कॉल्ड, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द कॉलिंग एंड कॉल फंक्शन हैव द सेम नेम। जो अभी हमने एग्जांपल किया है, दोनों फंक्शन के नाम डिफरेंट थे, बी के अंदर से ए कॉल हुआ था, नाम डिफरेंट थे, लेकिन रिकर्जन क्या कहता है कि कॉलिंग फंक्शन और कॉल फंक्शन सेम है। ये कॉलिंग फंक्शन है एफ, और इसके अंदर से जो कॉल है वो भी, यानी सेम फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द कॉलिंग एंड कॉल फंक्शन हैव द सेम नेम, देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव कॉल। ठीक हो गया ये बात। तो वो जो थी, ये अभी जो हम करके आए हैं ये पीछे, ये आपकी रिकर्सिव कॉल नहीं है, ये आपकी नॉन रिकर्सिव है, क्योंकि आपने एक दफ़ा मेन से बी आया, बी के अंदर से ए कॉल हुआ, ए फिर दोबारा, यानी कोई दोबारा
अपने अंदर से बी ने कॉल नहीं किया अपने आप को, या ए ने अपने अंदर से कॉल नहीं किया, लेकिन कहने का मकसद ये कि स्टैक तो बना है ना। ठीक है, नीचे मेन, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर ए, फिर ए पॉप होगा तो बी में आएगा, बी पॉप होगा तो मेन में आएगा, मेन पॉप होगा तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो ये जो हम हमें कह रहे हैं यहाँ पे कि देयर इज रियली नो डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव एंड नॉन क्यू, स्टैक के हवाले से कह रहे हैं कि इसमें भी स्टैक बनेगा। जब एफ एक दफ़ा मेन से आएगा, फिर ये अपने अंदर से दोबारा कॉल करेगा, यही फंक्शन ऊपर दोबारा स्टैक में बनेगा, अनटिल अनलेस बेस क्राइटेरिया नहीं आ जाता। बेस क्राइटेरिया क्या है? इफ एक्स इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वहाँ पे फंक्शन कॉल स्टॉप हो जाएगी, वो 1 रिटर्न करेगा पीछे की तरफ, फिर वो खाली होगा, पॉप होगा तो वो पीछे 1 रिटर्न करेगा जहाँ से। तो इस तरीके से आपका 1 बाय 1 स्टैक जो है वो एम्प्टी होता चला जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो डिफरेंस एज फार एज द स्टैक इज कंसर्न। अब ये फंक्शन क्या लिखा हुआ है? एक एफ फंक्शन है जिसको एक एक्स वेरिएबल पास हुआ है, और जब एक्स 0 हो जाएगा तो 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज 2 मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स माइनस 1। ये अपने आप को कॉल करेगा एक्स माइनस 1 के साथ, यानी अगर 3 पास हुआ है तो 2 के साथ करेगा, फिर 2 जाएगा तो 1 के साथ, तो जब 1 आ जाएगा तो फिर 0 के साथ, तो जब 0 होगा तो इसका मतलब फंक्शन कॉल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा डायग्रामेटिकली। ये आपको नजर आ रहा है? आपने यहाँ से x3 पास किया, ठीक हो गया। y की वैल्यू बेसिकली हमें मालूम करनी है, ये देखें ना, ये y की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो आपने अगर x3 पास किया, ये फिर देख लें, ये आपने लेट सपोज मेन से यहाँ इस फंक्शन को कॉल किया और आपने x की वैल्यू 3 पास की है। ठीक है, ये आपने 3 पास की, y मालूम करना है। अब आपने आपको ये फिर कॉल करेगा, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कॉल विद x माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स माइनस, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय f2। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय f2, ये अपने आप को फिर कॉल कर रहा है। अब ये आप समझे, ये स्टैक की ये पहली कॉल है, मतलब पहली कोडिंग है फंक्शन की। इसने फिर अपने आप को कॉल किया, अब x की वैल्यू क्या आई है? 2, इसने 2 के साथ कॉल किया ना, तो x की वैल्यू जो आ रही थी वो अब 3 की बजाय 2 हो गई, तो इसने फिर अपने आप को x माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 के साथ कॉल करना, तो ये बनती है 2 इंटू f1, और ये 1 फिर दोबारा अगला ही, अब ये दूसरा फंक्शन बन गया। अब ये आप यूँ समझे, ये स्टैक की 0 पोजीशन है, ये स्टैक की 1 है, ये स्टैक की 2 पोजीशन है। ठीक है, ये थर्ड लोकेशन है स्टैक की। इसमें अब आपकी x की वैल्यू 1 आई है, ये फिर अपने आप को कॉल करेगा 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो 2 इंटू एफ, ये बेसिकली 1 माइनस 1 0, यहाँ पे ये 0, यानी ये कॉल f0, ये 0 के साथ कॉल, जब ये 0 के साथ कॉलेगा ये फोर्थ कॉल बनी है, x इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, तो इसका मतलब है ये चौथी दफ़ा इस पूरे फंक्शन की, चौथी दफ़ा कोडिंग बनी है ये। अब ये पॉप होगा, अब ये निकलेगा स्टैक से। ठीक है, ये स्टैक की 0 पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो जब जाहिर है ये लास्ट में, तो ये सबसे पहले निकलेगी पॉप, तो रिटर्न 1। ये इसका मतलब है जब f0 था, ये रिटर्न 1 करेगा, तो ये इधर रिटर्न होगा ना, जो इसकी पीछे वाली कॉल थी जो 2 इंटू 1 के साथ थी। ठीक होगी, ये वाली जो थी ये 2 इंटू 1, तो जब ये 2 इंटू 1 करेगा तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये y की वैल्यू 2 हो जाएगी, उसने 1 रिटर्न किया ना, वो जो 1 माइनस 1 0 गया था, तो उसने 1 रिटर्न किया, तो 2 इंटू 1 2 हो गया ना। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1 2, तो नीचे क्या लिखा हुआ है इस फंक्शन में? रिटर्न क्या करेगा? y प्लस 1, तो 2 आए तो 2 प्लस 1 3, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 3। ये 3 कहाँ रिटर्न होगा? इस पीछे, वो कौन सी जगह थी? ये, तो 2 मल्टीप्लाई बाय इसने क्या रिटर्न किया? 3। देखे ना, यहाँ से 3 रिटर्न हुआ है, तो ये 2 मल्टीप्लाई 3, ये जो f1 था ना, ये 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 6 बन गया, और y प्लस 1 6 प्लस 1 7, ये कहाँ रिटर्न होगा? पीछे, जहाँ पे ये वाला था ये। तो ये 2 मल्टीप्लाई f2 की जगह हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि f2 ने वाली जगह पे आया 7, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14, और 14 प्लस 1 इज 15, ये वो वैल्यू आपको फाइनली वापस आएगी। समझ आ गया? आप समझें कि ये आपका मेन है नीचे, ये मेन है। ठीक है, तो ये मेन में आपकी वैल्यू जो है वो, तो ये स्टैक बन रहा है, ये स्टैक बन रहे हैं, ये पूरे फंक्शन, यहाँ पे पूरा फंक्शन बनेगा, फिर ये फंक्शन बनेगा, फिर ये फंक्शन, ये चूंकि लास्ट फंक्शन कॉल है, ये पॉप होगी इधर देगी वैल्यू, ये पॉप होगी इधर देगी, ये पॉप होगी इधर देगी, ये भी निकलेगा बाहर लास्ट में मेन में, और फिर मेन भी निकल जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये पुश हो रहा है, पुश 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 कॉपी ऑफ एफ, फिर ये पॉप हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं।
दैट इज हमने जो लिंक लिस्ट देखी थी, सिंगल लिंक लिस्ट, ये आपको सामने नजर आ रही है। तो अगर हम सिंगल लिंक लिस्ट में सॉर्टेड फॉर्म में डेटा एंटर करना चाहें, वो जो हम इंसर्ट करते थे ना डेटा, कि हम बिगिनिंग में इंसर्ट कर सकते हैं, मिडल में इंसर्ट कर सकते हैं, या एंड में इंसर्ट कर सकते हैं, तो वही इंसर्ट हम कहते हैं कि सॉर्टेड। हम जब इंसर्ट करें तो वो ऑटोमेटिकली खुद जो है ना वो देखे कि मैंने किस जगह पे इंसर्ट होना, यानी आपकी जो लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। तो लेट सपोज आपके पास ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म, चाहे आप सॉर्टेड फॉर्म में ही लगा रहे हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हम सॉर्टेड लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो आपके पास जो है वो बैका सबसे, क्योंकि ये बी जो है वो सेंडिंग ऑर्डर, तो बैका सबसे पहले है, फिर जॉन है, फिर जून है, इसलिए कि ओ जो है वो यू से कम है। अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम है तो सेकंड वन इज ओ जो है वो यू से लेस है, तो ये पहले आएगा, फिर उसके बाद जून है, और जे के बाद आपका फिर एल है। ठीक है। अब हमने ये नया वर्ड केट जो है वो इंसर्ट करना है, तो बेसिकली इसको इधर आना चाहिए, इन दोनों के दरमियान, क्योंकि जे के बाद आपका के आता है, के बाद आपका एल आता है, तो नया आइटम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक हो गई ये बात। तो हम इसको किस तरह से जो है करते हैं, हमें ये, हम एक लोकेशन वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसको हम फर्स्ट पे रखेंगे, और ये आगे जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है, ये अगर आपकी N1 नोड है, ये N2 नोड है, ये N3 नोड है, ये N4 नोड। एक बात और नोट कर लें कि अगर लेट सपोज इस डेटा का स्टार्टिंग एड्रेस जो है या 010 है, यानी पहले जो आपकी नोड है वो 010 पे पड़ी है, तो ये 012 क्यों लिखा हुआ है, असल में ये 2 बाइट्स के हिसाब से आगे लिखे, यानी यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ना 2 बाइट्स लेके, इसलिए 012 है। फिर जो 014 है वो अगले 2 बाइट्स लेके, तो फिर ये 016, ये 0180, तो 2 बाइट के हिसाब से जो है ये एड्रेस लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, और ये वैसे ये कंडक्टिव तो नहीं पढ़े होगे, ये आपको वैसे समझाने के लिए कि 2 बाइट्स ले रहे हैं, वरना अदरवाइज ये कहीं और है रैम में, ये कहीं और है, ये कहीं और है, ये एड्रेसेस जो है वो आपको इस तरह से लिखे गए हैं। ठीक हो गया। तो कहने की बात ये है कि आपका एक लोकेशन वेरिएबल होगा जो आप यहाँ पे सेट करेंगे, और ये N1 नेक्स्ट से इधर चला जाएगा, फिर N2 नेक्स्ट से ये अगले पे चला जाएगा, तो ये लोकेशन वेरिएबल आगे जा रहा है। और आपकी करंट लिस्ट, पहले आपकी पूरी लिस्ट थी, फिर जब लोकेशन आगे चला गया तो ये बीच में से निकल गया, तो आपकी करंट लिस्ट ये वाली आ गई। फिर ये आगे चला गया तो करंट लिस्ट यहाँ तक महदूद हो गई। फिर जब ये इधर आया तो अब आपकी ये वाली करंट लिस्ट थी, तो आपने केट विल बी इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लिस्ट, यानी आपकी करंट लिस्ट यहाँ है ना, तो जब इधर से ये इधर होगी तो करंट लिस्ट ये हो गई, सिर्फ ये वाला हो गया। ठीक है। करंट लिस्ट में पहले 4 थे, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हो गया ना ये वाला करंट लिस्ट। तो इंसर्ट एट द बिगिनिंग का मतलब ये है कि इस लोकेशन से पहले यहाँ पे आपका ये केट जो है वो इंसर्ट होगा। तो आपका लोकेशन वेरिएबल पहले यहाँ था, फिर उसके बाद सेकंड नोड पे आया, फिर थर्ड नोड पे आया, फिर फोर्थ नोड पे है, और केट विल बी इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस। अब आपकी करंट लिस्ट में सिर्फ चूंकि एक है तो इसके इस तरफ होगा ना, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लिस्ट। ठीक है। तो आपका लोकेशन वेरिएबल जो है वो इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में एंटर होना है, और जो केट की पोजीशन है वो यहाँ पे बनती है। ठीक हो गया। तो इसलिए लोकेशन ने आगे की तरफ मूव करना है जब तक कि ये आपका डेटा जो है वो लोकेशन से लेस नहीं है, मतलब आइटम इज़ नॉट लेस देन। ठीक है। यहाँ जब ये इस लोकेशन से लेस पे आ जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे ये अपने आप को कॉल करना स्टॉप कर देगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। साइज फैक्टर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, यानी कि टोटल आपका डेटा कितना है। और बेस केस क्या है, या तो आपकी लिस्ट एम्प्टी हो तो फिर तो आप उस आइटम को डायरेक्टली आप कर देंगे, यानी इसने अपने आप को कॉल करके नेक्स्ट पे तो वो जा ही नहीं सकता ना, एम्प्टी है आपकी। ठीक है। या कहाँ पे आप रुकेंगे कॉल करना, कि जब आपका आइटम जो है वो लोकेशन की इन्फो से लेस हो। ये देखें, आपका ये जो आइटम है ये आपकी लोकेशन से इन्फो से लेस है, तो आपका स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। इंसर्ट आइटम जो स्टॉप करके आपने क्या करना है, इंसर्ट आइटम एट द फर्स्ट नोड इन द करंट लिस्ट, क्योंकि ये देखें ये इसको यूज, ये करंट लिस्ट में आप सिर्फ ये एक है, यहाँ 2 थे ना, अब ये लोकेशन, ये करंट लिस्ट है, यानी जहाँ से लोकेशन शुरू होता है, तो अब यहाँ पे है तो ये करंट लिस्ट है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट लिस्ट। ठीक है। केट यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। एट द फर्स्ट नोड या एट द बिगिनिंग। और जनरल केस क्या है, अगर ये आइटम जब तक लोकेशन की इन्फो से लेस नहीं होता इसने आगे जाना है, लोकेशन इज लोकेशन नेक्स्ट। ठीक है।
तो इसका कोड भी इस तरीके से है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके फंक्शन का नाम इंसर्ट है, तो लेट्स सपोज आपने नोड क्लास बनाई हुई है और नोड क्लास में आपको नज़र आ रहा है कि नोड क्लास में एक डेटा है और एक आगे एड्रेस है। तो लेट्स सपोज ये कैरेक्टर एरे है और ये आगे आपका क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो नोड क्लास आपने बनाई हुई है, उसका वेरिएबल लोकेशन है और एक वेरिएबल उसका आइटम है। जो आपने इंसर्ट करना है उस ऑब्जेक्ट का नाम आइटम है और जो आपका उसको आगे पॉइंट कर रहा है, जाहिर है वो नोड का ही वेरिएबल है लोकेशन। तो अगर लोकेशन नल है यानी आपकी लिस्ट एम्प्टी है या आपका आइटम लोकेशन से लेस हो गया है, तो आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है रिकर्जन करना, और ये दोनों आपके बेस केसेस कहलाएंगे। तो अगर आपने स्टॉप नहीं किया तो आप इसको कॉल करते रहेंगे लोकेशन नेक्स्ट से, ठीक है, उस आइटम को ले जाके। और जब स्टॉप करेंगे तो फिर आप वो नई नोड बनाएंगे, ठीक है। नोड टेम्प पॉइंटर इज इक्वल, वो जो लोकेशन होगा उसको आप एक टेम्प में रख लेंगे और अब इस लोकेशन वेरिएबल पे आप एक नई नोड बना, यानी वो जो लोकेशन जो आपका लास्ट में था यहाँ पे, ठीक है, इस ये वाला जो था इसको आप एक टेम्प पे रख लेंगे और इसको फिर लोकेशन कह देंगे, यहाँ पे नई नोड बना देंगे, ठीक है ये। और उसकी इन्फो में आइटम रख देंगे वो जो केट है, और उसके नेक्स्ट में फिर वो टेम्प पीटीआर, क्योंकि आपने पुराने वाले को टेम्प, पुराना जो लोकेशन था वो जो लास्ट था उसको आपने टेम्प पीटीआर कहा, तो इस तरह वो आपका जो केट होगा वो उससे पहले हो जाएगा, ठीक है। और आप एज्यूम करें कि आपने ये फंक्शन मेन से कॉल किया था जिसमें आपने इस इंसर्ट को कॉल किया फर्स्ट टाइम, और ये इंसर्ट अपने अंदर से अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है और क्या कर रहा है, लोकेशन इज लोकेशन नेक्स्ट, यानी हर दफ़ा जो लोकेशन का अगला है वो लोकेशन बन जाता है, ठीक है। ये आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, हर दफ़ा लोकेशन का नेक्स्ट जो है वो लोकेशन बन रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो इसको टेम्प पीटीआर में डाल देंगे, इधर लोकेशन पे ये बना देंगे और फिर इसके एड्रेस में टेम्प पीटीआर यानी इस वाले को कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन है इंसर्ट आइटम की। अब हम देख लेते हैं कि इसको अगर हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, तो यहाँ पे आपका रुक गया था ना लोकेशन, इसको आपने टेम्प पीटीआर में डाल दिया और फिर आपने यहाँ पे वो नया बनाया, ठीक है, लोकेशन पे लोकेशन केट बनाया और फिर आपने इसमें इस टेम्प पीटीआर का एड्रेस रख लिया, ठीक है। ये देखें लोकेशन की इन्फो में आइटम ये केट और लोकेशन के नेक्स्ट में टेम्प पीटीआर, क्योंकि आपने इसको टेम्प पीटीआर कह दिया था ना, तो इस तरह ये इधर आ गया, ठीक है। अब हम डिलीट आइटम का देख लेते हैं रिकर्सिव एल्गोरिथम। सिमिलरली उसी तरीके से है कि फॉर एग्जांपल अब आपने इसको डिलीट करना है, तो उसी तरह से आपका यहाँ से शुरू हो रहा है लिस्ट डेटा, जिसको आप इनिशियल, जिसको हम हेड भी कहते रहे हैं, ठीक है। और चूंकि आपने इसको करना है तो ये लोकेशन से आइडेंटिफाई होगा, ये इसका प्रीडिसेसर हो गया, ठीक है, पिछले वाली नोड। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपने आगे जाना है और जब आपका ये लोकेशन पे आ जाएगा तो आपने इसको टेम्प पीटीआर के साथ रेफ़र कर देना है। और फिर जब आपका ये जिसको आपने डिलीट करना है, जिस पे पहले लोकेशन वेरिएबल था उसको आप टेम्प पीटीआर कह देंगे, ठीक हो गया। और फिर टेम्प पीटीआर को आप वहाँ से ये जो आपका लोकेशन था, लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन नेक्स्ट करके आप इधर आ जाएंगे और फिर आप इस टेम्प पीटीआर को डिलीट कर देंगे, ये वाला, ठीक हो गया। तो इसका कोड हम देख लेते हैं। इसका भी साइज फैक्टर है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, और बेस केस वही है कि अगर आपको आइटम मिल जाता है तो आप उसको सिंपली डिलीट कर दें, रिकर्जन करना बंद कर दें, अदरवाइज आप आगे जाते जाएं, ठीक है, फंक्शन को कॉल करते रहें। तो इसकी कोडिंग भी देख लेते हैं कि आप नेक्स्ट पे जाते जाएंगे जब तक कि आपको आइटम नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये आपने एक फॉर एग्जांपल मेन से कॉल किया है और इसने फर्स्ट टाइम ये डिलीट को आपको कॉल कर दिया है, जो अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, आगे जाता जा रहा है जब तक उसको आइटम नहीं मिलता उस लोकेशन पे। और जब मिल जाता है तो फिर वो उस लोकेशन को टेम्प पीटीआर में डाल देता है और उसको डिलीट करने से पहले लोकेशन को अपडेट कर देता है, लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन नेक्स्ट, और फिर इसको डिलीट करता है। तो वो आपकी वो जो नोड होती है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये चूँकि आपने टेम्प पीटीआर में डाल दी थी, इसको डिलीट करने से आपकी ये वाली नोड जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इंसर्ट आइटम और डिलीट आइटम दोनों के रिकर्सिव फंक्शन देखे हैं, जो कि आपके सिंगल लिंक लिस्ट में डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जो स्टैक की सेकंड एप्लीकेशन थी रिकर्जन, कि स्टैक जो है वो रिकर्जन में जिसको हमने यूँ डिफाइन किया कि अगर फंक्शन अपने आप को अपने अंदर से बार बार कॉल करे तो वो भी रिकर्जन है, और अगर एक फंक्शन के अंदर से एक और फंक्शन कॉल हो और वो दोबारा वापस आए उस कॉल से, तो वो भी आपकी जो है वो इन अ सॉर्ट ऑफ
रिकर्जन ही शुमार होती है। और ये रिकर्जन जो है, इसके लिए जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है जिसमें फंक्शन के कोड रखे जाते हैं वन बाय वन, तो वो स्टैक है। क्योंकि स्टैक इसलिए है क्योंकि जब लास्ट कॉल होगी वो सबसे पहले रिजॉल्व होगी और वो वहाँ पे वापस वैल्यू भेजेगी जहाँ से वो कॉल हुई थी, और इस तरीके से ये बैकवर्ड की तरफ आएगी, कॉल पॉपअप होती रहेंगी, जैसे मैंने आपको ये वाला पूरा दिखाया था ये। तो फिर पॉप होती रहेंगी और आखिर में आपका स्टैक जो है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम इस डेटा स्ट्रक्चर स्टैक को किस तरीके से हमारा कंप्यूटर जो है वो इंटरनली यूज़ करता है। तो यहाँ पे हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की सेकंड एप्लीकेशन रिकर्जन को डिस्कस किया है इस पार्ट में, और इसकी हमने एग्जांपल जो है वो डिटेल से देखी है। ये एक और एप्लीकेशन है स्टैक की। जिस तरह से हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में देखा कि जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसका रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो इंटरनली जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो स्टैक होता है, जो कि आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम इनफिक्स कहते हैं उसको पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, और उसके बाद स्टैक को ही यूज़ करते हुए उसकी इवैल्यूएशन भी करता है और आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो विदाउट योर नॉलेज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली काम कर रहा होता है। इस तरह से जो सेकेंड एप्लीकेशन हमने देखी है रिकर्जन की, जिसमें हम फंक्शन कॉल्स को हैंडल करते हैं, तो उसमें भी इंटरनली जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है वो स्टैक होता है, जिसमें फंक्शन कॉल वन आफ्टर द अदर रखी जाती हैं और एक एक फंक्शन कॉल जो है वो पॉप होती है और एंड में आपको रिजल्ट मिल जाता है। ये हमने डिटेल में पहली दो एप्लीकेशन में देख लिया है। अब हम स्टैक की तीसरी एप्लीकेशन को देखते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कंप्यूटर में यूज होता है। तो दैट इज रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, यानी जब आप कोई स्ट्रिंग रिवर्स का बिल्ट इन फंक्शन या मेथड यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप strrev यूज करते हैं, जावा में स्ट्रिंग क्लास का मेथड है जो कि स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। तो जब आप वो बिल्ट इन मेथड यूज करते हैं और आपका स्ट्रिंग रिवर्स फॉर्म में आपके पास आता है उसका रिजल्ट, तो इंटरनली जो कोडिंग है उसकी वो इस तरह से है कि उसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है। तो उस एल्गोरिथम को देख लेते हैं। Given the string and a stack, while there is not end of string, do the following। क्या होता है? Read a character from the string। string can be defined any sequence of characters। आप इसमें प्योरली डिजिट्स भी दे सकते हैं, प्योरली अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, दोनों का कम्बिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप एक एक करेक्टर स्ट्रिंग से जो है वो रीड करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग एंड यू पुश इट ऑन द स्टैक। हर करेक्टर को आप स्टैक में पुश करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पहला करेक्टर होगा वो पहली पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरा करेक्टर उसके ऊपर आएगा, तीसरा जो है वो उससे भी ऊपर आएगा, यानी जिस तरह से हमने रिकर्जन में फंक्शन कॉल को देखा था। ठीक है, और जब आपके तमाम करेक्टर एक एक करके स्टैक में पुश हो जाते हैं तो आपका वाइल लूप जो है वो खत्म हो जाएगा। अब चूंकि आपका कर्सर जो है वो एट द एंडिंग करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग है, तो आप दोबारा री इनिशियलाइज करते हैं स्ट्रिंग की पोजीशन को, यानी कि आप दोबारा बिगिनिंग में आते हैं और आपका तमाम का तमाम जो स्ट्रिंग है वो पुश हो चुका है करेक्टर बाय करेक्टर स्टैक में। अब आपने क्या करना है, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अब जब तक वो स्टैक एम्प्टी नहीं होता आपने क्या करना है, अब आपने पॉप करना है। आपने एक एक करेक्टर जो है वो स्टैक से निकालना है और हर करेक्टर जो आप निकालेंगे उसको आप लिखते जाएंगे स्ट्रिंग में। तो पॉप अ करेक्टर फ्रॉम द स्टैक, इंसर्ट द करेक्टर पॉप इनटू नेक्स्ट पोजीशन इन स्ट्रिंग, यानी जो जो करेक्टर आप पॉप करेंगे, पहला करेक्टर जो पॉप करेंगे वो पहली पोजीशन पे लिखा जाएगा, जो दूसरा करेक्टर आप पॉप करेंगे वो उससे आगे लिखा जाएगा। इस तरह आप एक एक करेक्टर करके पॉप करेंगे स्टैक से, और जो आपने करेक्टर पॉप कर चुके हैं उसके आगे आप लिखते चले जाएंगे, तो एट द एंड जो है वो आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। अब हम इस एल्गोरिथम को कोड की फॉर्म में देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मेन में आपने एक स्ट्रिंग या करेक्टर एरे डिक्लेयर किया है ABCDEF, तो ओरिजिनली जब आप उसको आउटपुट करेंगे STR को तो आपको यही मिलेगा ABCDEF। अब जब आप इसको रिवर्स के मेथड में भेजते हैं इस स्ट्रिंग को, या आप एज्यूम करें कि ये कोई बिल्ट इन मेथड है जिसमें आपने मेन सिर्फ लिखा है और आप ये कोई बिल्ट इन मेथड यूज़ कर रहे हैं, आप अपना करेक्टर एरे या स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो कोडिंग किस तरीके से है वही जो भी हमने पीछे एल्गोरिथम पढ़ा है कि सबसे पहले जो है वो उस स्ट्रिंग की या एरे की जो है करेक्टर एरे की लेंथ ली जाती है जिसको वेरिएबल len में पुट कर दिया है। और फॉर एग्जांपल आपका स्टैक जो है वो एक स्ट्रक्चर या क्लास है जिसका आपने एक ऑब्जेक्ट s जो है वो बना लिया है, क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए पुश मेथड को भी
कॉल करने के लिए, डिस्प्ले को भी कॉल करने के लिए और पॉप को भी कॉल करने के लिए। तो हमने क्या करना है कि वो जो आपका स्ट्रिंग है या करेक्टर एरे है, 0 से लेके एंड तक जाना है और आपने एक एक करेक्टर लेके स्टैक में जो है वो पुश मेथड से पुश करना है। और पुश मेथड को मैं रिकॉल कर लूँ जो हमने स्टैक में पढ़ा था कि टॉप एक वेरिएबल होता है, उसका पॉइंटर, जो कि आप अपडेट करते रहते हैं और 1 बाय 1 जो है वो डेटा को आप स्टैक में इंसर्ट करते रहते हैं। तो जो आपका लास्ट वाला करेक्टर होता है वो सबसे ऊपर आपका आता है स्टैक में। उसके बाद आप इसका डिस्प्ले मेथड यूज़ करके उसको डिस्प्ले कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। अब आपने जो एक्चुअली रिवर्स का काम करना है वो पॉप से करना है। तो आप दोबारा उतनी ही दफ़ा लूप चलाएंगे 0 से लेके लेस देन LEN तक, यानी आपने वो लूप उतने ही टाइम चलाना है क्योंकि इतने ही करेक्टर दें। और अब आपने क्या करना है, पॉप का मेथड कॉल करना है। पॉप का मेथड कॉल करना है और एक एक करेक्टर जो है वो पॉप से निकलेगा या एक एक एलिमेंट जो है वो निकलेगा और उसको आप दोबारा उस वो जो स्ट्रिंग आपका एरे है, जो कि एक तरह से आप समझें कि आपने एम्प्टी कर दिया था, सारे के करेक्टर निकाल के पुश कर दिए थे, तो अब आप दोबारा पॉप कर रहे हैं। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर बेशक उसकी वैल्यू अपनी जगह पे भी है तब आप उसको एक तरीके से ओवरराइड कर रहे हैं। किस तरीके से कि आप जो है वो पॉप कर रहे हैं, तो जो आपका लास्ट वाला करेक्टर होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा और उसको आप STR0 पे कर देंगे, फिर जो सेकंड लास्ट होगा वो STR1 पे, इस तरीके से जो थर्ड लास्ट होगा वो STR3 पे। इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और जब आप उसको आउटपुट करेंगे तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा FEDCBA। तो इस तरीके से ये आप रिवर्स का कोड खुद भी लिख सकते हैं कीपिंग इन व्यू कि यही वो कोड है जो कि इंटरनली आपके बिल्ट इन मेथड या फंक्शन में जो है वो यूज़ होता है। और हम क्लियरली देख रहे हैं कि इसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। पुश से जो है वो 1 बाय 1 करेक्टर या डेटा जो है या एलिमेंट जो है वो स्टैक में पुश होते हैं और फिर पॉप करके वो जो है वो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इस एल्गोरिथम की डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि आपने वो जो स्ट्रिंग लिया था ABCDEF, तो जो पुश का मेथड आपने कॉल किया है लूप लगा के, एक एक करेक्टर जो है वो पुश हुआ है, यानी आपने ये जो आपने फॉर लूप लगाया था और आपने पुश का मेथड कॉल किया था और एक एक करेक्टर जो है 0 से लेके एंड तक आपने स्टैक में इंसर्ट किया था। तो उसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है कि टॉप इज इक्वल टू 0 पे A है, फिर टॉप इज इक्वल टू 1 पे B है, फिर टॉप इज इक्वल टू 2 पे C है, और इस तरीके से आपका एक एक करेक्टर जो है वो स्टैक में इंसर्ट हो रहा है और लास्ट पोजीशन पे आपका लास्ट करेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने इस स्ट्रिंग को स्टैक में पुश किया है। और फिर उसके बाद आपने जो रिवर्स करने के लिए जो मेथड कॉल किया है वो पॉप, और उसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, यू हैव पॉप फ्रॉम द स्टैक। तो जब आपने पॉप किया तो जो आपका लास्ट करेक्टर था वो सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा गया है, पॉप हुआ है, और उसके बाद 1 बाय 1 करके आपका टॉप डिक्रीज हो रहा है और आपका एक एक करेक्टर जो है वो पॉप होके अपनी पोजीशन पे आ रहा है। तो F के बाद E है, फिर उसके बाद ये वाला पॉप होगा D, और फिर C, और फिर B, और फिर A। तो इस तरीके से जब आपने स्टैक से पॉप किया तो ये आपका स्ट्रिंग जो है वो क्या हो गया है, रिवर्स हो गया। ठीक हो गया, तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पुश के मेथड में भी स्टैक यूज़ हो रहा है, ठीक है, और फिर आपके पॉप के मेथड में वही स्टैक जो है वो यूज़ हो रहा है और आप पॉप का मेथड जो है वो कॉल कर रहे हैं और आपका जो स्ट्रिंग है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो गया। तो ये एक थर्ड एप्लीकेशन थी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की। अब हम एक फोर्थ एप्लीकेशन देख लेते हैं जिसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है कंप्यूटर में, दैट इज़ चेक फॉर बैलेंस पैरेंथेसिस इन एन एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है कि आप जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने पैरेंथेसिस लगाते हैं उसको चेक करना कि कहीं आपने पैरेंथेसिस जो हैं वो गलत तो नहीं लगा दी है, यानी ये इनवैलिड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो नहीं है। तो जब आपकी एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट होती है पैरेंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसको बैलेंस कहते हैं, अदरवाइज आप उसको अनबैलेंस कहते हैं, ठीक है, या नॉट बैलेंस कहते हैं। तो गिवन एन एक्सप्रेशन स्ट्रिंग EXP, यानी आपने जाहिर है डेफिनेटली आपका ये स्ट्रिंग होगा या करेक्टर एरे होगा जिसका नाम हम यहाँ पे EXP रख रहे हैं। सो राइट अ प्रोग्राम टू एग्जामिन वेदर द पेयर्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ दीज पैरेंथेसिस आर करेक्ट इन दैट स्ट्रिंग या करेक्टर एरे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से ब्रैकेट्स लगाएं तो आप ये देख रहे हैं
कि हर स्टार्टिंग ब्रैकेट के साथ जो है वो क्लोजिंग इस तरीके से, यानी कोई भी कटिंग नहीं है। कटिंग से मुराद ये है कि इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग के दरमियान में कोई ऐसे नहीं हो रहा कि इसकी स्टार्टिंग यहाँ और क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर जो है अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो इसकी स्टार्टिंग की क्लोजिंग यहाँ है, इसकी स्टार्टिंग की क्लोजिंग इसके साथ है। सिमिलरली ये दोनों भी करेक्ट हैं। सिमिलरली इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है, और दरमियान में किसी तरह से भी हम कहीं से कट करके नहीं आ रहे, यानी बस इसको अगर हम शुरू करें तो हम यूं करके इसकी जो है वो क्लोजिंग पे आते हैं। सिमिलरली जो इसकी स्टार्टिंग है वो इसकी क्लोजिंग इस तरह आते हैं, यानी कहीं भी हम कोई ऐसा नहीं है कि हमारी जो पैरेंथेसिस वो गलत लगी हो। तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इस तरीके से लगी हो तो आप ये देख रहे हैं, जैसे जो मेरा कट करने का मकसद था वो ये था, अगर मैं लाइन लगाऊं कि इसकी स्टार्टिंग और क्लोजिंग ये है, तो जो मेरी ये वाली है ये इस लाइन को क्रॉस करेगी अपनी क्लोजिंग ढूंढने के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट वाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट बैलेंस। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज होता है इंटरनली जब हम एक एक्सप्रेशन कंप्यूटर में देते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले स्टैक डेटा स्ट्रक्चर उसको पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने से पहले ये चेक करता है कि आपकी एक्सप्रेशन जो है वो वैलिड है या नहीं पैरेंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब है कि अगेन उधर भी आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ही यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से कौन सा एल्गोरिथम जो है वो काम कर रहा होता है। डिक्लेयर अ करेक्टर स्टैक एस, फॉर एग्जांपल एक स्टैक जो है वो डिक्लेयर होता है, और करेक्टर स्टैक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है आपका अल्फान्यूमेरिक डेटा, आपके अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं, आपके पैरेंथेसिस भी होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग है या करेक्टर एरे है। तो क्या होता है, ट्रावर्स द एक्सप्रेशन स्ट्रिंग EXP, इसी तरह से जैसे फर्स्ट करेक्टर से शुरू करना है एंड तक जो है वो जाता है। इफ़ द करंट करेक्टर इज अ स्टार्टिंग ब्रैकेट, अगर वो स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है ये वाली, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, इसको हम करली ब्रैकेट कहते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, लेकिन बहरहाल इन सब को हम पैरेंथेसिस का जो है वो नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ओपनिंग जो है वो पैरेंथेसिस होगी तो उसको स्टैक में पुश किया जाएगा, और अगर आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट आई, यानी आपकी ये वाली क्लोजिंग आई या ये आई या ये वाली आई, तो अब आपने इनको स्टैक में पुश नहीं करना, बल्कि आपने क्लोजिंग ब्रैकेट जब आ जाएगी तो आपने जो स्टैक में पुश की होंगी ओपनिंग ब्रैकेट उनको पॉप करना है। ज़ाहिर है जो मोस्ट रिसेंट पुश हुई होगी वो सबसे पहले आपकी पॉप होगी। तो आपने चेक करना है पॉप करके, इफ़ द पॉप करेक्टर इज द मैचिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट, यानी जो आपने पॉप किया, फॉर एग्जांपल आपकी ये वाली क्लोजिंग आई है, तो जो आपने पॉप की है स्टैक से वो अगर यही वाली इसकी यही वाली स्टार्टिंग है, तो इसका मतलब है ये मैच कर गई हैं, तो आप आगे की तरफ चलेंगे, वो लूप चलता रहेगा। लेकिन जहाँ पे आप ये देखें कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल ये वाली अगर क्लोजिंग आई है और जब आपने पॉप की है स्टैक से ओपनिंग वाली वो अगर ये है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये करेक्ट नहीं है, और आप पैरेंथेसिस जो है वो आपकी बैलेंस नहीं है। तो वहीं से आपको जो है वो आंसर मिल जाता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन है वो अनबैलेंस है या नॉट बैलेंस है। लेकिन अगर ये चलता रहे कंप्लीटली, तो आफ्टर कंप्लीट ट्रावर्सल इफ देयर इज सम स्टार्टिंग ब्रैकेट लेफ्ट इन स्टैक देन नॉट बैलेंस। अच्छा, एक तो ये वाली कंडीशन हो गई कि आप जब आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट आए तो आपने जो स्टार्टिंग ब्रैकेट पुश की होती हैं उनमें से आप पॉप करते हैं, जो रिसेंट वाली है वो पॉप होती है, और आप मैच करते हैं कि जो आपकी अभी क्लोजिंग आई है तो जो आपने पॉप की है वो आपस में मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो नहीं कर रही हैं तो आपकी एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस नहीं है और आप लूप से बाहर निकल आते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल सेकंड कंडीशन ये है कि आपका लूप जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, यानी आप जो है जो भी आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट आती है जब आप स्टैक से उसको पॉप करते हैं ओपनिंग वाली को, तो वो मैच कर जाती हैं आपस में और आप चलते रहते हैं। लेकिन जब आपका लूप खत्म होता है, यानी जब आपकी जबरिक एक्सप्रेशन कंप्लीट होती है, तो आपको ये पता चलता है कि स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ, यानी उसमें कुछ ना कुछ जो है वो बाकी रह गया है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी स्टार्टिंग ब्रैकेट रह गई है जिसकी आपके पास क्लोजिंग जो है वो नहीं थी। सो आफ्टर कंप्लीट ट्रावर्सल इफ देयर इज सम स्टार्टिंग ब्रैकेट लेफ्ट इन स्टैक देन अगेन इट इज नॉट बैलेंस, क्योंकि अगर वो तमाम की तमाम स्टार्टिंग की क्लोजिंग होती तो एंड में जो है वो आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, जिस तरीके से हमने पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स और जबरिक एक्सप्रेशन की भी
जो है कन्वर्ट करे थे तो हमने ये देखा था कि एंड में जो है वो स्टैक एम्प्टी होना चाहिए। तो ये आपकी नॉट बैलेंस एक्सप्रेशन की जो है वो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि आपने आपकी क्लोजिंग ब्रैकेट्स आई हैं तो आपने पॉप करके देखा है कि वो मैच कर रही है या नहीं। अगर वो नहीं मैच कर रही तो वो भी आपकी उधर से ही आप लूप से ब्रेक करके बाहर निकल आएंगे, नॉट बैलेंस्ड है। लेकिन अगर लूप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, यानी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड तक चली जाती है और दरमियान में कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता कि वो ब्रैकेट्स मैच नहीं कर रही हैं, लेकिन जब लूप कंप्लीट करने के बाद आप चेक करते हैं तो आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं हुआ होता, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन होती है एक्सप्रेशन के नॉट बैलेंस्ड होने की। ठीक है, तो हम इसका एल्गोरिथम आप इसको देख लेते हैं, जिसको कि आप लिख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल कि फॉर एग्जांपल आपने एक मेथड कॉल किया है आर पैरेंथेसिस बैलेंस, और ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि ये आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पैरेंथेसिस बैलेंस है या नहीं है। ये वो आपकी एक्सप्रेशन है या जो है कैरेक्टर एरे है या स्ट्रिंग है जो आपने भेजा है। और ये आप देख रहे हैं कि आपने ये कहा कि आपकी कोई भी जो है वो ओपनिंग या ये वाली ब्रैकेट हुई या ये वाली हुई या ये वाली हुई, आप पुश मेथड कॉल करके उसको स्टैक में पुश करेंगे। और अगर ये ब्रैकेट्स ना हुई, कोई और करेक्टर हुआ, तो आप कंटिन्यू करेंगे, आप स्टैक में इसके अलावा और कुछ नहीं डालेंगे। यानी आपने सिर्फ ब्रैकेट्स जो है वो पुश करनी है स्टैक में, या ये वाली ओपनिंग या ये वाली ओपनिंग या ये वाली ओपनिंग। इसके अलावा जितने भी बीच में करेक्टर हैं, डिजिट्स हैं या ऑपरेटर्स हैं प्लस माइनस, वो आपने नहीं करने। आपने सिर्फ, चूंकि आप सिर्फ ब्रैकेट्स की जो है ना वो बैलेंसिंग को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई और करेक्टर आया तो आप कंटिन्यू मीन कि आपका लूप चलता रहेगा। आपने सिर्फ उस सूरत में स्टैक में इंसर्ट करना है जब आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट्स आए। ठीक है, अच्छा, जब आपकी ये वाली सारी ब्रैकेट्स जो हैं वो आपने स्टैक में पुश कर दी हैं, तो अब आपने ये चेक करना है कि इफ़ एस डॉट एम्प्टी, यानी आपका स्टैक जो है वो अगर एम्प्टी है, इसका क्या मतलब है कि आपका स्टैक जो है वो डेफिनेटली आपकी, अगर आपने की ब्रैकेट्स ये पुश हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो स्टैक में है ना। लेकिन जब आप यहाँ से देखते हैं कि आपका स्टैक एम्प्टी है तो उसका मतलब है कुछ है ही नहीं स्टैक में, यानी आपके पास कुछ था ही नहीं, कोई डेटा ही नहीं था, तो आप यहीं से फॉल्ट कर लेते हैं। ये चेक जो है वो अगर आप लगा देंगे तो फिर आप इस वाले पे नहीं आएंगे जो कि अननेसेसरली आप आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है इसका मतलब है आपकी कुछ ना कुछ ओपनिंग पैरेंथेसिस उसके अंदर गई हैं, ब्रैकेट्स गई हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि जब आपकी क्लोजिंग आए, तो अगर आपकी ये वाली क्लोजिंग आए तो आपने पॉप करना है और उसको एक्स वेरिएबल में डाल के आप ये चेक कर रहे हैं कि जो आपने पॉप की है आपकी ये आई थी ट्रावर्जल में, ये आपका फॉर लूप चल रहा है, तो आपकी जो ओपनिंग है वो आपने स्टैक में पुश करनी है, अदरवाइज आपने कंटिन्यू करना है। अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो वहीं से आप फॉल्स रिटर्न कर लें। अब आप आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर आपका कोई करैक्टर ऐसा आता है कि आपकी ये वाली क्लोजिंग है तो आपने उसी वक्त स्टैक से जो है वो पॉप कर लेना है जो आपने ये ओपनिंग जो है वो डाली होंगी। तो जब आप पॉप करते हैं तो ज़ाहिर है मोस्ट रिसेंट वन जो है वो आपका पॉप होता है। तो आप चेक करते हैं कि जो आपने पॉप किया है करेक्टर, वो अगर ये वाली ओपनिंग हुई, ये वाली या ये वाली जो कि इसके साथ मैच नहीं कर रही, तो आप यहीं से फॉल्स रिटर्न करके लूप ब्रेक हो जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक हो गया। और अगर आपकी ये वाली क्लोजिंग आती है और आपकी पॉप करते हैं तो ये मैच नहीं करती, यानी ये या ये आती है, तो फिर भी आपका ये फॉल्स है। और अगर आपकी ये वाली क्लोजिंग आ रही है ट्रावर्सल में और आप जब स्टैक से पॉप करते हैं तो आपकी ओपनिंग ये वाली आती है जो कि मैच नहीं कर रही, तो तब भी आप जो है वो फॉल्स यहाँ से जो है वो फॉल्स रिटर्न करते हैं कि आपका जो है वो ये आपकी पैरेंथेसिस जो है वो बैलेंस नहीं थी। अच्छा, ये तो अब आपने क्या चेक कर लिया कि आपकी ओपनिंग आपने स्टैक में पुश कर ली, क्लोजिंग आई तो आपने पॉप करके देख लिया, अगर वो मैच नहीं कर रही तो आप यहीं से फॉल्स रिटर्न, फॉल्स मीन कि आपका पैरेंथेसिस जो है वो बैलेंस नहीं है। और जो मैंने आपको सेकंड अभी कंडीशन बताई थी जिसमें हमने ये कहा था कि आप जब आपका ये जो है लूप सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद भी आपने एक दोबारा स्टैक की जो है वो कंडीशन लगानी है कि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब ये है, यानी इफ़ नॉट एम्प्टी, तो इसका मतलब है आप उधर भी आप फॉल्स रिटर्न करेंगे। और अगर कोई भी फॉल्स ना हुआ, यानी आपके जो है वो ये वाली चीज़ भी तमाम ठीक हुई कि आपने तमाम जो जब क्लोजिंग आई तो वो मैच कर रही थी, और आपने जब लूप कंप्लीट किया, ये जो लूप एंड हो रहा है ये वाला, जब आपने जैसे आपकी फंक्शन की क्लोजिंग ब्रैकेट है ये लूप, यानी इसके बाद आपने एक चेक लगाना है कि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। तो अगर वो
एम्प्टी हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है और आपकी पैरेंथेसिस पे जो है वो यानी कि वो बैलेंस है, दैट्स वाई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस है। तो इसके बाद आपने ये फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और ये आपकी वो जो है इस पैरेंथेसिस को चेक कर रहा है कि आपकी ओपनिंग आपने पुश की है, क्लोजिंग जब आपकी आई है तो आपने मैच की है। लेकिन एक कंडीशन जो इस लूप के बाद आपने लगानी है, जो भी मैंने आपको पीछे एल्गोरिथम में बताई है, ये वाली कि आफ्टर कंप्लीट ट्रावर्सल इफ देयर इज सम स्टार्टिंग ब्रैकेट लेफ्ट इन स्टैक दैट नॉट बैलेंस, तो इसको भी आपने इस लूप के बाद इधर एक कंडीशन चेक कर लगानी है। जैसे आपने ये स्टैक एम्प्टी की लगाई थी ना, यहाँ पे आपने नॉट एम्प्टी के स्टैक इज नॉट एम्प्टी दैट मीन रिटर्न फॉल्स। समझ आ गई? तो ये आपकी दो कंडीशन है जिस पे आपने जो है वैलिडिटी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की चेक करनी है। तो इस तरह से हमने 4 एप्लीकेशन ऑफ स्टैक जो हैं वो डिस्कस की हैं। कौन कौन थी? एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कन्वर्जन एंड देन इवैल्यूएशन, फिर हमने रिकर्जन, फिर हमने स्ट्रिंग का रिवर्सल और एंड में हमने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैलिडिटी के पैरेंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस्ड है या नॉट बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हम स्टैक की एप्लीकेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।